हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइंड सक्सेस फॉर यू। मैं तराना चौहान आज आपको हमारे पेपर 2 एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर की बुक में से यूनिट 2 एजुकेशन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसका टॉपिक है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। इसका इंट्रोडक्शन है, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया हैड अ फ्लॉरिशिंग इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन like gurukuls, madrasas, stalls, and pathshalas. Education was deeply linked with religion, culture, and moral development. The British introduced modern education, but their purpose was political and administrative rather than purely educational. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का अपना एक इंडिजीनियस यानी देसी शिक्षा सिस्टम था, जो मतलब बहुत ही अच्छा था पुराने ज़माने में। और उस टाइम गुरुकुल जैसे हिंदू परंपरा का स्कूल, मदरसास, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम और टोल ब्राह्मणिकल संस्कृत पाठशाला और पाठशाला गांव के छोटे स्कूल्स थे। मतलब एजुकेशन हर जगह अपनी परंपरा के हिसाब से मिलती थी। इस टाइम पर एजुकेशन का मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं था, ये धर्म से जुड़ा था, संस्कृति से जुड़ा था और बच्चों के नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट पर भी फोकस करता था। मतलब एक बच्चा सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेता था बल्कि अच्छे संस्कार भी लेता था। अब जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कहा हम मॉडर्न एजुकेशन लाएंगे, मतलब इंग्लिश, साइंस, मॉडर्न सब्जेक्ट्स। लेकिन उनका असली मकसद क्या था? उनको इंडिया के बच्चों को सच में एजुकेट बनाना नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए एजुकेशन देना था। मतलब उनको क्लर्क्स और नौकर चाहिए थे जो उनकी सरकार के लिए काम करें। सो दिस इज क्लियर। एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ एजुकेशन बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में पाठशाला, मदरसा और गुरुकुल में सोर्सेस ऑफ एजुकेशन थे। मतलब गांव में पाठशाला, शहर में मदरसा और गुरुकुल, जहां गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। उस टाइम पढ़ाई के सब्जेक्ट्स मॉडर्न जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं थे, बल्कि धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया जिसे ज्योतिष भी कहते हैं, अर्थमेटिक हो गया, गणित, मैथ्स, नए शास्त्र, लॉ, आयुर्वेदा, मेडिसिन और साहित्य मतलब लिटरेचर पढ़ाया जाता था। उस समय लिखने की सुविधा कम थी, तो शिक्षा का तरीका मौखिक परंपरा था। मतलब ओरल वे में आप बोलते थे, जो आपके गुरु बोलते थे और शिष्य मतलब याद करते और दोहराते रहते थे, रिसाइटेशन उसका करते रहते थे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था संस्कृत हिंदू शिक्षा के लिए, पर्सियन मुगल सल्तनत और मुस्लिम स्कूल्स में, और अरेबिक इस्लामिक थियोलॉजी के लिए। ओके। फिर आता है सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, सिर्फ अपर कास्टेस जैसे ब्राह्मण्स और रिच फैमिलीज के बच्चे पढ़ाई कर पाते थे। गरीब, दलित और वुमेन को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें दूर रखा जाता था। नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट सपोर्ट, मतलब एजुकेशन को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या राजा कंट्रोल नहीं करता था। हर स्कूल अपनी परंपरा के हिसाब से चल रहा था, एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव्स इन इंट्रोड्यूसिंग एजुकेशन। ब्रिटिश का सबसे बड़ा मकसद एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना का ये था कि उनको क्लर्क्स और नौकर चाहिए थे, ठीक है, जो सरकारी दफ्तर, गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कर सके। मतलब उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके लिए फाइल्स लिख सके, उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। टू स्प्रेड वेस्टर्न नॉलेज एंड वैल्यूज, दूसरा मकसद था कि वो अपना वेस्टर्न ज्ञान और कल्चर इंडिया में फैलाए। मतलब उनको लगता था कि जो उनकी सोच है वो सुपीरियर है और उन्हें इंडिया के लोगों को वही पढ़ाना चाहिए। फिर टू प्रिपेयर लॉयल इंडियंस टू एक्ट एज इंटरमीडिएरीज, मतलब ब्रिटिश चाहते थे कि एक छोटी सी एजुकेटेड क्लास बन जाए जो उनके और आम इंडियंस के बीच में मीडिएटर का काम करे। मतलब इंडियन होते हुए भी वो उनको मतलब उनके साथ लॉयल रहे। टू सपोर्ट मिशनरी वर्क एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, मिशनरीज के थ्रू ब्रिटिश ने एजुकेशन का इस्तेमाल किया क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। स्कूल में बाइबल और वेस्टर्न रिलीजियस वैल्यूज इंट्रोड्यूस किए गए। टू एड कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन का मकसद था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इंडिया के एजुकेटेड लोग ब्रिटिश के लिए नौकरी करके उनकी इकोनॉमिक सिस्टम को चलाते रहे। अब ये भी क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट्स अंडर द ब्रिटिश। चार्टर एक्ट, मतलब सबसे पहले ये पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने अलग अलग एक्ट्स और कमीशंस के थ्रू एजुकेशन में क्या चेंजेस किए। पहला था चार्टर एक्ट, 1813 में हुआ। पहली बार स्टेट ने एजुकेशन में हिस्सा लिया। ₹1
लाख मतलब लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए गए एजुकेशन के लिए। मिशनरीज को स्कूल खोलने की परमिशन मिली। सेकंड है मैकुलस मिनट 1835, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया। फिर वेस्टर्न करिकुलम प्रमोट हुआ, साइंस आर्ट्स उनके स्टाइल में। फिर वुड्स डिस्पैच 1854, इससे बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बना, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई और वुमेन एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट किया गया। फिर है हंटर कमीशन 1882, इसने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन को लोकल लैंग्वेज में प्रमोट करना चाहिए। फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटीज़ पर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा। फिर सैडलर कमीशन 1917 to 19 कलकत्ता यूनिवर्सिटी को स्टडी किया और बोला कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहिए। फिर आया हार्टॉग कमेटी 1929, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया, बोला कि सिर्फ इनरोलमेंट्स बढ़ाने से एजुकेशन अच्छा नहीं होगा। सार्जेंट प्लेन क्या था 1944, ब्लूप्रिंट बनाया कि 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, लेकिन ये पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। अब आप याद रखो कि ब्रिटिश एजुकेशन की कुछ खासियत थी। पहला, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, हायर एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में होने लगा। इंडिजिनियस सिस्टम का डिक्लाइन, जो पाठशाला और मदरसा थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। फिर थर्ड था लिटरेरी और क्लर्कियल बायस, सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया, साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर नहीं। फिर अर्बन सेंट्रिक, यानी एजुकेशन सिर्फ शहरों में ज़्यादा मिला, गाँव के लोग पीछे रह गए। फिर नेग्लेक्ट ऑफ मासेस और वुमेन, गरीब लोअर कास्ट और वुमेन को एजुकेशन कम मिली। फिर मिशनरी इन्फ्लुएंस, यानी क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न वैल्यूज प्रमोट हुए। फिर सेवन्थ है हमारा एजुकेटेड एलाइट का क्रिएशन, एक छोटी एजुकेटेड क्लास बनी जो ब्रिटिश के लिए काम करती थी। एट्थ है नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स, लेकिन इसी एजुकेशन की वजह से इंडियंस को डेमोक्रेसी, फ्रीडम और नेशनलिज्म के आइडियाज मिले। नेक्स्ट हमारे हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। सबसे पहले मेरिट्स जान लेते हैं। मॉडर्न और सेक्युलर आइडियाज आए। दूसरा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को बूस्ट मिला, जैसे राजा राम मोहन रॉय। फिर थर्ड, एजुकेटेड मिडिल क्लास बना, न्यूज़पेपर निकले, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी। फोर्थ, यूनिवर्सिटीज़ और हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशन हुई। अब हम इसके डीमेरिट्स जानते हैं। एजुकेशन सिर्फ ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए डिज़ाइन थी, इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए नहीं। और दूसरा, मास इलिटरेसी जारी रही, क्लरिकल जॉब्स पे ओवर एम्फेसिस, टेक्निकल और इंडस्ट्रियल स्किल्स इग्नोर किए गए। फिर इंडिजीनियस सिस्टम खत्म हो गया। फिर इनइक्वालिटीज बढ़ी क्लास, कास्ट और जेंडर के बेसिस पे। अब हमारा इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ब्रिटिश पीरियड की एजुकेशन एलाइटिस्ट थी, मतलब जो बड़े क्लासेस होते हैं उनकी, और एक्सप्लॉइटिव थी, उनके इंटरेस्ट के लिए बनी थी। लेकिन हाँ, इसी के वजह से इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न साइंस और डेमोक्रेसी के आइडियाज आए, जो बाद में इंडियन नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के काम आए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज कंटेम्प्रेरी एजुकेशन कंटिन्यूटीज एंड शिफ्ट्स फ्रॉम कॉलोनियल लेजेसी। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आज का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी जड़ यानी रूट्स ब्रिटिश पीरियड में है। ब्रिटिश ने हमें इंग्लिश लैंग्वेज, यूनिवर्सिटीज़, एग्जाम्स और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिया। ये सब आज भी एक्सिस्ट करता है, लेकिन 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हमारे लीडर्स ने एजुकेशन को इंडियनाइज करना, सबके लिए एक्सेसिबल बनाना और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के हिसाब से एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। इसलिए हम कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन में एक तरफ कंटिन्यूटी है कॉलोनियल लेजेसी की और दूसरी तरफ शिफ्ट्स हैं नए डेमोक्रेटिक गोल्स की तरफ। ठीक है, अब है हमारा कॉलोनियल लेजेसीज इन इंडियन एजुकेशन। ब्रिटिश के टाइम की कुछ खासियत आज भी चल रही है, जैसे इंग्लिश एज अ मीडियम। हायर एजुकेशन में इंग्लिश का यूज़ अभी भी होता है। एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जाम्स और लर्निंग ब्रिटिश सिस्टम का पार्ट है, अभी भी वही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एक ही तरह का करिकुलम, रूल्स और बोर्ड्स। फिर यूनिवर्सिटी मॉडल, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कॉलेजेस एक यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी जैसे मॉडल है। फिर लिटरेरी बायस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, टेक्निकल सब्जेक्ट्स कम थे। फिर अर्बन एलाइटिस्ट कैरेक्टर, शहरों में ही बेस्ट इंस्टीट्यूशंस मिले, गांव के स्टूडेंट्स पीछे रहे। नेक्स्ट है हमारा
कंटिन्यूटीज इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, मतलब आज भी काफ़ी चीज़ें वही चल रही हैं जो कॉलोनियल पीरियड में थी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेंस। आज भी इंग्लिश हायर एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और जॉब्स का मेन लैंग्वेज है। दूसरा, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सिस्टम, अभी भी लर्निंग यानी रट्टे मारना, लर्निंग करना और मार्क्स को ही सक्सेस का मेजर माना जाता है। फिर थर्ड है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, मतलब सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, यूजीसी सब एक यूनिफॉर्म पैटर्न चलाते हैं। फिर है हमारा यूनिवर्सिटी पैटर्न, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम अभी भी है। फिर नेग्लेक्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अभी भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बीए, बीकॉम, एमए करते हैं, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग उतनी कॉमन नहीं है। फिर है अर्बन बायस, अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस शहरों में ही कंसंट्रेटेड है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ब्रेक फ्रॉम कॉलोनियल लेजेसी। अब देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी नए चेंजेस आए। शिफ्ट यानी चेंज होना, आप एक ही बात है। पहला, इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कैरिकुलम में इंडियन कल्चर, हेरिटेज और वैल्यूज इंक्लूड किए गए। एनसीईआरटी बुक्स ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। फिर दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009 के थ्रू सभी बच्चों को 6 से 14 ईयर्स तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया। फिर थर्ड है फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं जो बनाए गए। फिर आता है डेमोक्रेटाइजेशन एंड इक्वालिटी, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस और रिजर्वेशन दिए गए। फिर आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनएएसी जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो रिफॉर्म्स और क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। फिर आया हमारा 6, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, यानी वोकेशनल, आईटी, इन्वायरमेंटल स्टडीज और अब एनईपी 2020 के अंडर हॉलिस्टिक करिकुलम प्रमोट किया जा रहा है। 7th है हमारा मास लिटरेसी कैंपेन्स, मतलब एडल्ट एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम्स चलाए गए और 1947 में लिटरेसी सिर्फ 14% थी, आज 75% प्लस है। वुमेन्स एजुकेशन स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने गर्ल्स इनरोलमेंट बढ़ाया। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, शेडोज ऑफ कॉलोनियल लेजेसी। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स वही हैं जो कॉलोनियल पीरियड में शुरू हुई थी। पहला, एग्जाम्स और रट्टे मार के लर्न पे ओवर एम्फेसिस, ठीक है। फिर दूसरा है प्राइवेट इंग्लिश मीडियम और सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल्स के बीच बड़ी इनइक्वालिटी। फिर रूरल एंड अर्बन गैप अभी भी बड़ा है। एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रॉब्लम, जैसे कॉलोनियल पीरियड में क्लर्क्स के लिए ओवर सप्लाई था, वैसे ही आज ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स कम है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ब्लेंड है कंटिन्यूटी और चेंज का। कॉलोनियल लेजेसी से हमने इंग्लिश एग्जाम, सेंट्रलाइजेशन और एलिटिज्म अडॉप्ट किया है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने यूनिवर्सल एक्सेस, इंडियन कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी और इक्वलिटी पर फोकस किया, लेकिन अभी भी कॉलोनियल शेडो हमें चैलेंज करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। एजुकेशन और पॉलिटिक्स का रिश्ता बहुत गहरा है। पॉलिटिकल सिस्टम्स और आइडियोलॉजीज ही डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन का एम क्या होगा, कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इंडिया में चाहे कॉलोनियल पीरियड हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिक्स ने हमेशा एजुकेशन को शेप किया। पहला, ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकल मोटिव से। फिर दूसरा, इंडिपेंडेंस के बाद हमने डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया। इसलिए इंडियन एजुकेशन का डेवलपमेंट एक पॉलिटिकल जर्नी के जैसे देखा जा सकता है, कॉलोनियल कंट्रोल से लेकर डेमोक्रेटिक नेशनल बिल्डिंग तक। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल पीरियड पॉलिटिक्स शेपिंग एजुकेशन। कॉलोनियल टाइम में जो भी एजुकेशन रिफॉर्म्स आए वो पॉलिटिकल मोटिव से इंस्पायर्ड थे। देखिए, मैकलेस मिनट इंग्लिश को हायर एजुकेशन का मीडियम बनाया। पॉलिटिकल एम था कि एक ऐसी क्लास क्रिएट करना जो ब्रिटिश के लॉयल हो, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, इंग्लिश इन टेस्ट, ठीक है, ये वाली चीज़ उन्होंने बनाई। फिर हमारा नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच। इससे मग्ना कट्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ बनाने का प्लान दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिश किया और टीचर ट्रेनिंग पर एम्फेसिस दिया, लेकिन इसका भी पॉलिटिकल मकसद था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन क्लर्क्स और ऑफिसर्स
बनाना। फिर आया हमारा हंटर कमीशन। वर्नाकुलर में प्राइमरी एजुकेशन प्रमोट करने की बात की गई, लेकिन इसका भी स्कोप लिमिटेड था, सिर्फ उनकी तक जो बेसिक नीड्स पूरी कर सके। फिर हमारा आया फोर्थ सैडलर कमीशन 1917 टू 19, जिसमें कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टडी करके रिफॉर्म सजेस्ट किया। एम था कि हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नीड्स पूरी की जाए। अब इसका कंक्लूजन ऑफ कॉलोनियल ईरा। एजुकेशन का मेन मकसद था पॉलिटिकल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या इक्वालिटी उस टाइम का प्रायोरिटी नहीं था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा पॉलिटिक्स एंड नेशन बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन। अब इसमें यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन को पॉलिटिक्स ने एक नए नेशन बिल्डिंग टूल बनाया। पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 45 के हिसाब से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स और इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस को गाइडिंग वैल्यूज बनाया गया। सेकेंड था राधा कृष्णन कमीशन। हायर एजुकेशन के लिए बनाई गई। पॉलिटिकल गोल इसका ये था नए नेशन के लिए साइंटिस्ट, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार करना। हमारा नेक्स्ट थर्ड था मुदालायर कमीशन। इसका है कि सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म के लिए बनाया गया। फोकस था इसका डेमोक्रेटिक, सिटीजनशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग। फिर है कोठारी कमीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। रिकमेंडेड 10+2+3 स्ट्रक्चर, कॉमन स्कूल सिस्टम और एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। पॉलिटिक्स का एम था इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन और नेशनल यूनिटी। फिर हमारा नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, 1986, 1992 और 2020। एनपीई 1968 हिंदी और साइंस को प्रमोट किया। एनपीई 1986 वुमेन्स एजुकेशन और एडल्ट लिटरेसी पे फोकस। एनपीई 1992 लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्म्स। एनईपी 2020 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, स्किल डेवलपमेंट और होलिस्टिक एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। आज के टाइम में भी एजुकेशन और पॉलिटिक्स काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, पॉलिटिकल विल के थ्रू ही एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना। सेकेंड, रिजर्वेशन पॉलिसीज, SC, ST, OBC, EWS स्टूडेंट्स के लिए कोटास, एम, सोशल जस्टिस। और फिर लैंग्वेज डिबेट्स क्या थी, हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस वर्सेस इंग्लिश। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है जो एजुकेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1990s के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और फॉरेन कोलैबोरेशन बढ़े। ये भी पॉलिटिकल डिसीजन का रिजल्ट था। फिर फिफ्थ है हमारा एजुकेशन एज इलेक्शन एजेंडा। पार्टीज फ्री एजुकेशन, लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स, मिड डे मील्स जैसे प्रोमिसेस करती हैं वोट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन। यूनिवर्सल एक्सेस, सर्व शिक्षा अभियान RTE, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन्वेस्टमेंट इन IITs, IIMs, एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन। इसका पहला पॉइंट है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट यूनियंस अपॉइंटमेंट, लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज, वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से अनइवन फोकस, क्वांटिटी पे फोकस, इनरोलमेंट बढ़ाना बट क्वालिटी इग्नोर हो जाती है। अब इसका कंक्लूजन क्या होता है, देखो, ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन एक पॉलिटिकल टूल ऑफ कंट्रोल था। इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिक्स ने एजुकेशन को डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया। आज भी एजुकेशन पॉलिसीज पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ और आइडियोलॉजीज के हिसाब से बनती है। मतलब पॉलिटिक्स हर ज़माने में एजुकेशन को शेप करता है, चाहे कॉलोनियल मोटिव्स के लिए या डेमोक्रेटिक नेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ education in reproducing dominance and challenging marginalization, class, caste, gender, religion। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। एजुकेशन को हम एक डबल एज वर्ड कह सकते हैं। मतलब इसके दो रूप होता है। एक तरफ एजुकेशन डोमिनेंट ग्रुप्स जैसे रिच, अपर क्लास, मेल्स, मेजोरिटी रिलीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, इनइक्वालिटीज को रिप्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ एजुकेशन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर भी करती है और उन्हें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने का टूल देता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्की, क्लास इनइक्वालिटी और रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एजुकेशन हमेशा दो तरह का रोल प्ले करता रहा है, डोमिनेंस का रिप्रोड्यूस करना और मार्जिनलाइजेशन को चैलेंज करना। अब हमारा इसमें टॉपिक है एजुकेशन एंड सोशल क्लास। रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस मतलब
एलाइट और मिडिल क्लास के पास प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन और कोचिंग सेंटर्स होते हैं। पुअर बच्चे मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में कंफाइंड रहते हैं, जहाँ फैसिलिटीज जो होती है वो कम होती है। इससे इकोनॉमिक इक्वालिटी रिप्रोड्यूस होती है। रिच क्लास अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस और कोचिंग में भेजते हैं। इस वजह से उनको हाई पेइंग जॉब्स मिलती है। फिर चैलेंजिंग मार्जिनलाइजेशन में आता है हमारा रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म्स, बुक्स और वोकेशनल एजुकेशन स्कीम्स में पुअर और वर्किंग क्लास बच्चों को एम्पावर किया। पुअर फैमिलीज के बच्चे जैसे होते हैं, पुअर फैमिलीज के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। रिजल्ट रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, मिड डे मील और वोकेशनल ट्रेनिंग ने पुअर फैमिलीज के बच्चों को अपलिफ्ट करने में हेल्प किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड कास्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, आई विल बी वेरी बहुत समराइज करके मैं एक चीज़ बताऊंगी। तो पहला है रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस, मतलब हिस्टोरिकली अपर कास्टेस सांस्कृतिक एजुकेशन पर कंट्रोल रखते थे। लोअर कास्टेस एक्सक्लूडेड होते थे। आज भी दलित और आदिवासी बच्चे स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। करिकुलम में डोमिनेंट कास्ट की हिस्ट्री हाईलाइट होती है। पुराने ज़माने में अपर कास्ट ही गुरुकुल्स और सांस्कृतिक एजुकेशन एक्सेस कर पाते थे। चैलेंजिंग मार्जिनलाइजेशन, रिफॉर्मर्स अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले ने एजुकेशन को वीपन बनाया कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ। रिजर्वेशन और इंक्लूसिव करिकुलम दलित और ट्राइबल कल्चर को रिकॉग्नाइज करता है। लोअर कास्ट और दलित लोग एजुकेशन से वंचित रखे गए। कास्ट सिस्टम ने हमेशा एजुकेशन को अनइक्वल बनाया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड जेंडर। रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस, पैट्रियार्कल माइंडसेट स्टिल डिस्करेजेस गर्ल्स एजुकेशन, मतलब पैट्रियार्की की वजह से अब भी कई फैमिलीज लड़कियों की एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देती। टेक्स्ट बुक्स में भी जेंडर स्टेरियोटाइप्स होते हैं, जैसे लड़के डॉक्टर और लीडर्स, लड़कियां जो होती है घर संभालने वाली। इसी वजह से गर्ल्स के ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। लेकिन रिफॉर्मर्स जैसे सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले गर्ल्स स्कूल खोला। गांधी जी और टैगोर भी गर्ल्स एजुकेशन के सपोर्टर थे। अब गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फ्री साइकिल्स, यूनिफॉर्म्स फॉर गर्ल्स ने लड़कियों के स्कूल जाने की रेट बढ़ाई है। आज वुमेन हायर एजुकेशन में जाके पैट्रियार्की को चैलेंज कर रही है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पर ही भी एजुकेशन डोमिनेंस रिप्रोड्यूस करता है। टेक्स्ट बुक्स में अक्सर मेजॉरिटी रिलीजन का नैरेटिव हाईलाइट होता है और माइनॉरिटीज़ का कंट्रीब्यूशन कम दिखाया जाता है। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी टीचिंग में कम्युनल बायस भी होता है। मिशनरी स्कूल्स अपना वर्ल्ड व्यू इम्पोज करते हैं। फिर चैलेंजिंग मार्जिनलाइजेशन होता है कि टीचर्स भी कभी कभी बायस दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर एजुकेशन गारंटी करता है। एजुकेशन इंटरफेथ डायलॉग और टॉलरेंस प्रमोट करता है। स्कॉलरशिप्स, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटीज़ के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलर एजुकेशन को मैंडेट किया है, मतलब सभी रिलीजन्स का इक्वल रेस्पेक्ट। स्कीम जैसे स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज और मॉरल एजुकेशन ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, टॉलरेंस और सेकुलरिज्म प्रमोट करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डुअल रोल ऑफ एजुकेशन। सिंपल शब्दों में समझो तो एजुकेशन स्टेटस को मेंटेन भी करता है। रिच और अपर कास्ट के पास बेस्ट स्कूल्स और जॉब्स होते हैं। एजुकेशन चेंज एजेंट भी है। मार्जिनलाइज लोग एजुकेशन लेकर कास्ट, क्लास और जेंडर बैरियर्स तोड़ते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन याद रखो, एजुकेशन एक ऑपरेशन का टूल भी हो सकता है और एक लिबरेशन का टूल भी। अगर सिस्टम बायस है तो वो रिच, अपर कास्ट, मेल्स और मेजोरिटी रिलीजन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन अगर पॉलिसीज इंक्लूसिव है, जैसे रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, रिफॉर्म्स, तो एजुकेशन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को अपलिफ्ट करके सोसाइटी को डेमोक्रेटिक और सोशल बनाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचर एंड सोसाइटी, अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टीचर स्टेटस। सबसे पहले ये समझ लो कि टीचर एक एजुकेशनल सिस्टम की बैकबोन होते हैं, मतलब पूरा सिस्टम टीचर के बिना चल ही नहीं सकता। इंडियन ट्रेडिशन में टीचर को बहुत बड़ा रेस्पेक्ट दिया गया है। आपने सुना होगा आचार्य देवो भव, मतलब टीचर को गॉड जैसा माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आया, मास एजुकेशन शुरू हुई और प्राइवेट स्कूल्स, कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ा, टीचर का स्टेटस और रोल चेंज हो गया। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि टीचर्स को सोसाइटी में कैसे देखा जाता है, उनका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, उनको क्या चैलेंजेस होते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है।
पहला है हिस्टोरिकल स्टेटस ऑफ टीचर्स इन इंडिया। एंशियंट इंडिया में क्या होता था कि टीचर्स को सबसे बड़ा रेस्पेक्ट मिलता था। गुरु शिष्य परंपरा में टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देते थे बल्कि स्टूडेंट्स के मॉरल और स्पिरिचुअल गाइड होते थे। और मेडिवल पीरियड में मदरसा, मकतब मतलब पाठशाला के टीचर्स भी इज्जतदार होते थे। उनका रोल एजुकेशन के साथ रिलीजन को भी समझाने का था। फिर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, जब ब्रिटिश आए तो टीचर की रोल बदल गई। अब टीचर का काम सिर्फ क्लर्क्स और असिस्टेंट्स बनना था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर सके। रेस्पेक्ट थोड़ा था लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस गिर गया। नेक्स्ट है हमारा टीचर स्टेटस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जानते हैं। टीचर्स अभी भी नेशन बिल्डर्स और मॉरल गाइड्स माने जाते हैं। पॉलिसीज जैसे NEP 2020 टीचर एम्पावरमेंट एम्फेसाइज करती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग BEd, MEd, DI, TNC, NCTE ने प्रोफेशनलिज्म बढ़ाया है। टीचर्स डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और साइंस को प्रमोट करते हैं। फिर हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट्स, रेस्पेक्ट पहले जैसा नहीं रहा है कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से। टीचर्स को अब एम्प्लॉयज की तरह देखा जाता है, मॉरल लीडर्स की तरह कम। गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी ठीक है पर प्राइवेट टीचर्स लो पे और जब जॉब इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर प्रोफेशनलिज्म को हार्म करता है। आज के टाइम पे टीचर का स्टेटस मिक्स्ड है, मतलब इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि अभी भी टीचर को नेशनल बिल्डर कहा जाता है। NEP 2022 जैसे पॉलिसीज उन्हें एम्पावर करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव साइड यही है कि रेस्पेक्ट पहले जैसा नहीं है, अब उन्हें एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है और बहुत डिफरेंस भी हो चुका है इन चीज़ों में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम अफेक्टिंग टीचर स्टेटस इन सोसाइटी। अब टीचर्स को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहला, प्राइवेट एजुकेशन की वजह से उन्हें एक सर्विस प्रोवाइडर समझा जाता है। फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर्स की सैलरी में बहुत डिफरेंस है। फिर बच्चे और पेरेंट्स भी अब टीचर्स की अथॉरिटी को चैलेंज कर देते हैं। फिर टीचर्स को टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग ड्यूटीज जैसे इलेक्शंस हो गए, ठीक है, सेंसस हो गए, सर्वेज हो गए, ये भी करना पड़ता है। कुछ नेगेटिव केसेस की वजह से पूरे प्रोफेशन की इमेज गिर जाती है और रिसर्च और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के चांसेस भी कम मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर्स टू इम्प्रूव टीचर स्टेटस। क्या कर सकते हैं? टीचर्स की पोजीशन इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। जैसे टीचर्स को अपनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। हर टीचर के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों को टीचर्स को नेशन बिल्डर समझना चाहिए। टीचर्स को ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं देना चाहिए। टीचर्स खुद भी अपना एथिक्स और डेडिकेशन मेंटेन करें। अब इसका कंक्लूजन ये आता है कि समझना यह है कि एंशियंट टाइम्स में टीचर को एक गुरु की तरह माना जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में उन्हें एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है। आज भी टीचर्स सेंट्रल है एजुकेशन और डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन उनका स्टेटस डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू कमर्शलाइजेशन, लो पे और अथॉरिटी का लॉस। सोल्यूशन क्या है? टीचर्स को डिग्निटी, ऑटोनॉमी और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और टीचर्स को भी कमिटमेंट, एथिक्स और एक्सीलेंस मेंटेन करना चाहिए। तभी टीचर अपना असली रोल एक नेशन बिल्डर पूरा कर पाएगा। और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर जो होता है वो फिनिश होता है। आई विल बी सून बैक विद द यूनिट 3। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।